नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो है हम इतिहास की कक्षा प्रारंभ करेंगे और आज से जो है प्राचीन इतिहास से शुरू करके मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो चीज़ें मैं आपको यहाँ कराऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहले ही कि यहाँ जो मैं क्लासेस आपकी ले रहा हूँ वो पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड है। तो इसमें मैं आपको उन्हीं तरह की चीज़ों को बताऊँगा जो प्रीलिम्स में काम आती हैं, और यहाँ मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को ले रखा है जो या तो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बनाए रखिए कि नहीं, ये पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड है और ज़्यादातर चीज़ें जो है इसमें फैक्चुअल होंगी जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इतिहास का, और ये एक तरह से इंट्रो लेक्चर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या वो स्रोत हैं जिनके आधार पे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान का अवलोकन करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे पास 3 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास 3 स्रोत हैं, जिसमें पहला स्रोत हमारा है पुरातात्विक स्रोत। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। अब जो पुरातात्विक स्रोत है हमारा उसमें भी हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम इतिहास को जानते, पढ़ते या समझते हैं। तो उसमें पहली चीज़ आती है हमारा क्या? अभिलेख। अभिलेख यानी किसी भी माध्यम पे जब हम कुछ चीज़ों को लिख देते हैं या लिखित चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम अभिलेख कहते हैं इतिहास में। ये आपकी पाषाण पे भी हो सकती हैं, ताम्रपत्र भी हो सकता है, या फिर आपका भुर्ज पत्र हो सकता है जिसे हम पांडुलिपियाँ कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी वस्तु पे, चमड़े पे कहीं लिखा जा सकता है या फिर किसी कागज़ पे लिखा जा सकता है। तो जो कुछ भी हम लिखित हिसाब से पाते हैं उसको हम अभिलेख की संज्ञा देते हैं। और विभिन्न शासकों द्वारा अपनी वंशावलियों के बारे में या अपने ऐतिहासिक राजनीतिक विवरणों के बारे में बहुत सारी बातों को लेखबद्ध किया गया। जैसे हम देखते हैं कि अशोक का अभिलेख है, कितना फेमस है, और एक सीरीज़ है अशोक के अभिलेखों की। तो उसके द्वारा हमें विभिन्न तरह के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में जो दूसरा कैटेगरी है या दूसरी कैटेगरी है वो है मुद्रा की। मुद्राओं से भी हमें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटना की जानकारी मिलती है। और कई बार तो हम देखते हैं कि मुद्राओं से ही इतिहास लिखे जाने का काम किया गया। जैसे हम देखते हैं कि एक इतिहास में इंडो ग्रीक शासक हैं मौर्योत्तर काल में, आप देखेंगे कि उनका जो पूरा इतिहास है वो मुद्राओं पे ही आधारित है। तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है मुद्रा का अध्ययन, ये आप इससे समझ सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत का जो तीसरा डिवीज़न है वो है स्मारक। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे आप समझिए कोई मंदिर हो गया, या किसी महल का भग्नावशेष हो गया, या कोई भी इस तरह की ऐतिहासिक संरचना जिन्हें हम स्मारक की श्रेणी में रखते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये 3 डिवीज़न हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत का। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ ज़रूरी अभिलेख ले रखे हैं आज, चूँकि ये इंट्रो क्लास है आपकी। तो यहाँ मैं आपको एक आउटलाइन ही दे रहा हूँ आज, और आज की क्लास के बाद जब हमारी अगली क्लास शुरू होगी तो उस पर हम जो है डीपली डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ कुछ मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण अभिलेखों के ले लिया है जो आपके लिए ज़रूरी हैं और कई बार परीक्षा में इन्हें पूछा गया है या पूछे जा भी सकते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख मैंने यहाँ रखा है बोगाचकोई अभिलेख। इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अभिलेख एशिया माइनर यानी आज के वर्तमान तुर्की से प्राप्त किया गया है, और इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं के नाम दिए गए, इसलिए ही इसका महत्व है हमारे भारतीय इतिहास में। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें अग्नि की चर्चा नहीं है। कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि जो बोगाचकोई अभिलेख है उसमें किस देवता की चर्चा नहीं है। तो चूँकि अग्नि बहुत फेमस हैं वैदिक देवताओं में, इसलिए हम अग्नि को ध्यान में रखते हैं, लेकिन अग्नि का उल्लेख इसमें नहीं। तो दूसरा अभिलेख है साहगौरा अभिलेख। यह मौर्यकालीन अभिलेख है, और इससे जो है प्राचीन समय में कैसे अकाल के समय राशनिंग व्यवस्था या अनाज बांटने की व्यवस्था की जाती थी
उसका विवरण इस अभिलेख में मिलता है। तीसरा अभिलेख हमारा है हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ लेख। हेलियोडोरस एक राजदूत रहता है, वह शुंग शासक रहता है भागभद्र, और विदिशा में यह आता है और यहाँ पे एक भगवान विष्णु के सम्मान में एक गरुण स्तंभ की स्थापना करता है, और इसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख है जिससे हम इतिहास संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बस एक जनरल आउटलाइन बता रहा हूँ, और जब मैं डीपली जाऊँगा इन चीज़ों में तो फिर मैं इनकी विशेषताओं के बारे में या फिर परीक्षा में इनसे क्या पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूँगा। यहाँ सिर्फ एक आउटलाइन है, बस आप आज उसी को समझ लीजिए। फिर है अगला जूनागढ़ अभिलेख। यह एक शक शासक है, शक क्षत्रप रुद्रदामन, यह इसका अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और यह बहुत ही प्रसिद्ध है। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, और ये विशुद्ध संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में भी आगे हम आपसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। फिर जो अगला अभिलेख है वो रवतक अभिलेख है। ये कनिष्क का अभिलेख है, और ये अभिलेख कनिष्क की वंशावली के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके बाद हम अगले अभिलेख पे आएँ तो नानाघाट अभिलेख है। ये सातवाहनों का अभिलेख है, और उनसे सातवाहन वंश संबंधी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त है, और इसमें कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त है, और यही एकमात्र अभिलेख है जिससे हम खारवेल के बारे में जान पाते हैं। अगर ये अभिलेख नहीं होता तो हमें खारवेल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस अभिलेख के अलावा खारवेल से संबंधित भारतीय इतिहास में कोई भी स्रोत हमारे पास नहीं है। तो यही है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक साक्ष्य जो है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इतिहास निर्माण में, वो हम हाथी गुम्फा से देख सकते हैं। फिर अगला अभिलेख जो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। यह शुंग शासक रहा है धनदेव। इससे जो है अश्वमेध यज्ञ किए जाने का विवरण मिलता है, और जो शुंग शासक प्रथम शुंग शासक है उसके द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया उसका विवरण इसी से मिलता है। इसके बाद जो अगला अभिलेख है ये नासिक गुहा लेख है। यह भी सातवाहनों का अभिलेख है, और इससे उनके ग्रामदान आदि विवरण हमें प्राप्त होते हैं। फिर जो अगला अभिलेख है वो है प्रयाग स्तंभ लेख। हम सभी जानते हैं कि यह प्रयागराज में स्थित है और समुद्रगुप्त का अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है, और समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत विवरण जो है इसी अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद इसमें उसका दक्षिणापथ अभियान और आर्यावर्त की विजय, इन सारी बातों की चर्चा है जो हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद अगला अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, और यह इस अभिलेख से स्कंदगुप्त के समय, जो कि गुप्त शासक है, होड़ों के आक्रमण का विवरण मिलता है और वो कैसे उनको पराजित करता है। ये सारी बातें आपको भीतरी स्तंभ लेख से मिलेंगी। उसके बाद है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक है उसका है, और इस अभिलेख से ही हम पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो लड़ाई होती है उसका विवरण हमें मिलता है। उसके बाद अगला अभिलेख बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख है। यह हर्षवर्धन का अभिलेख है, दोनों अभिलेख बांसखेड़ा एवं मधुबन, और इससे हर्ष के शासन संबंधी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगला अभिलेख है हरहा अभिलेख। ये एक मौखरी नरेश है ईशान वर्मा, उसका अभिलेख है, और इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात ग्वालियर अभिलेख है। यह मिहिर भोज का अभिलेख है। इसमें पहली बार हम अभिलेखिक रूप से शून्य का साक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो ये जनरली बस मैंने यूं ही लिख दिया था आपको अभिलेखों के बारे में, और फिर जब हम आगे चर्चा करेंगे तो परीक्षा में जो महत्वपूर्ण अभिलेख पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या महत्व है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें देखिए दूसरा नंबर जो है मुद्राओं का, तो मुद्राओं पे भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तीसरा स्मारक मैंने आपको बता ही दिया। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद जो दूसरे नंबर का स्रोत है हमारा वो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का पहले आप विभाजन समझ लीजिए कि क्या क्या होता है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, जिससे हम इतिहास जानते हैं समझते हैं। तो साहित्यिक स्रोत भी दो डिवीज़न में है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य।
तो धार्मिक साहित्य का मतलब कि ऐसे ग्रंथ जिसमें धर्म विषयक बातों की चर्चा की गई है और उन धर्म विषयक बातों के दौरान ही उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं या बातों का उल्लेख है जिससे हमें इतिहास से संबंधित जानकारियाँ मिल जाती हैं और हम उन जानकारियों को उसमें से निकालने का कार्य करते हैं और फिर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जितने सारे वेद हैं आपके प्राचीन वेद वो आ जाएंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और जितने महाकाव्य हैं ये आपके ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद इसका दूसरा डिवीज़न ब्राह्मणेतर साहित्य यानी ब्राह्मण धर्म से इतर, यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित था और ये ब्राह्मण धर्म से हटके यानी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनसे भी संबंधित साहित्य जो है उनसे भी हमें इतिहास विषयक जो जानकारी मिलती है वो हम देखते हैं। तो बौद्ध साहित्य में जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, इस तरह के ग्रंथ आप इनके नाम भी आप जानते हैं। यहाँ एक तरह का बस इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये साहित्य की श्रेणी में है। और जो जैन साहित्य है उनको हम आगम साहित्य कहते हैं और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिसमें पुराण, उसके बाद पुब्ब, उसके बाद निर्युक्ति, विभिन्न तरह के ग्रंथ आते हैं और उनसे हमें क्या क्या इतिहास संबंधी जानकारी मिलती है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा विभाजन जो है इसमें साहित्यिक स्रोत में वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब ये है कि लोक विषयक यानी लोगों के जीवन से संबंधित जो घटनाएं इसमें उल्लिखित हैं, इसलिए हम इन्हें लौकिक साहित्य कहते हैं। अब इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की अगर बात की जाए तो आप देखिए अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीति और धर्म अर्थ सबसे संबंधित बातों की चर्चा की गई है। इसके बाद विभिन्न जीवन चरित्र हैं जिनको हम लोक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। रास तरंगिणी कल्हड़ की बहुत फेमस रचना है, यह भी लोक साहित्य के अंतर्गत आएगी। अब जो प्राचीन इतिहास के स्रोत का तीसरा विभाजन है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने यात्रा के दौरान भारत को देखा और जो उनके समझ में आया उन्होंने अपनी समझ के आधार पे बहुत सारी बातों को अपने ग्रंथों में लिख रखा है। तो उनके द्वारा दी गई जानकारी भी इतिहास निर्माण में कैसे सहायक है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पहली जो कैटेगरी है वो यूनानी और रोमन विदेशी यात्रियों की है, जिसमें आप हेरोडोटस, टेसियस, मेगस्थनीज और प्लिनी के विवरणों को देखते हैं। और इन पे भी हम जब आगे अभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपसे चर्चाएं करेंगे इन लेखकों और उनके विवरणों के बारे में। अब इसमें जो दूसरी कैटेगरी है विदेशी यात्रियों के विवरणों में वो हम चीनी यात्रियों को देखते हैं, जिसमें आप फाइयान का भी नाम जानते हैं, ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं, सिंह के, और भी बहुत सारे चीनी यात्री हैं जिनकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। और तीसरा जो इसमें डिवीज़न है वो है अरबी लेखकों का, जिसमें अल बरूनी का विवरण, सुलेमान का विवरण, अल मसूदी का विवरण इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है विभिन्न राजवंशों के काल में भारत में आते हैं और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। तो आज ये हमारा इंट्रो वीडियो था, इसलिए मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई। अब इन कैटेगरियों में जाके जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे जो है परीक्षा में हमसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़रूरी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आप देखिए, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, लगभग 20-22 प्रश्न हर साल इससे बनते हैं। आप यूपीपीसीएस को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी जो है 20 से 25 कभी कभी 30 प्रश्न आ जाते हैं। इसी तरह से सारे स्टेट पीएससीज़ में हिस्ट्री की भूमिका जो होती है बड़ी होती है। उसके बाद वनडे एग्ज़ाम्स में आप देखिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं इतिहास विषय जो हमें कई बार फंसा देते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जो अथाह है, शायद मैं कहूँ, इसमें हम किसी स्थिति में गेस की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अगर एरिया हम कवर कर लेते हैं, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम एक एरिया कवर कर लेते हैं तो निश्चित है कि हम अगर परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 17-18 इतने प्रश्न करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आज से कि अब जब मैं आगे आपकी क्लास लूँगा तो उसमें जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़रूरी होगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं उन्हीं की चर्चा करूँगा। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेंस की क्लास नहीं है। तो उसके बाद जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और जब हम मेंस की चर्चा करेंगे तब हम इसके डिस्क्रिप्टिव एरियाज़ पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ जो है
ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और कल से जो है हम एडवांस लेवल पे शुरू करेंगे इसको। अभी के लिए धन्यवाद।